हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी लोग? सभी को जय हिंद, सभी साथियों को राम राम, जय हिंद, गुड इवनिंग। ठीक है। आई होप तुम सभी बच्चे अच्छे होगे, सभी बढ़िया से अपना काम कर रहे होगे भाई। और तैयारी कैसी चल रही है तुम लोग? पहले तो ये बताओ, स्टार्ट करने से पहले तो मैं पूछता हूँ, तैयारी कैसी? तैयारी बढ़िया चल रही है कि नहीं? हाँ, तैयारी अच्छी है। चलो। और एग्जाम्स की डेट आई गई है तुम्हारी, धीरे धीरे एडमिट कार्ड भी आई जाएंगे, है ना? क्या? चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। और आज के सेशन में जो रहने वाला है वो रहेगा बेटा तरंग एवं ध्वनि, वेव्स एंड साउंड की बात आज के सेशन में करेंगे। ठीक है। आज के सेशन में बेटा हम बात करेंगे तरंग एवं बात करेंगे। ठीक है? अगर मैं तरंग की बात करूं तो जो तरंगे होती हैं, याद रखेंगे भाई सभी बच्चे, तरंगे होती हैं, ये वेव्स दो प्रकार की होती है। तरंग क्या होती है ना? तरंग एक ऊर्जा का रूप है। तरंग है एक ऊर्जा का सतत रूप है। ऐसा रूप है बेटा, सतत रूप। ऊर्जा का सतत रूप है, उसी को हम बेटा क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। सतत का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब तरंग जो है वो कंटिन्यूअस क्या होगी बेटा? कंटिन्यूअस चलती रहेगी, कंटिन्यूअस एक ही दिशा में चलेगी, तो उसी को हम तरंग कहेंगे। तरंग जो होती है बेटा वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे वो होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए, जिनको आगे बढ़ने के लिए, जिनको बेटा आगे बढ़ने के लिए मैकेनिकल वेव्स, जिनको आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता है, माध्यम की आवश्यकता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम यांत्रिक तरंगे कहेंगे। ठीक है, तो हम बेटा क्या कहेंगे? यांत्रिक तरंगे कहेंगे। ठीक है भाई, यांत्रिक तरंगे। दूसरी जो तरंगे होती हैं उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, या फिर हम इसको विद्युत चुंबकीय तरंगे कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे वो होती हैं को चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, है ना? मतलब अगर माध्यम नहीं भी रहेगा तो भी आगे बढ़ेंगी आराम से। ठीक है, इनको चलने के लिए भैया क्या है? इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो एक बेसिक सी मैंने तुम्हें जानकारी दी। अब हम बात करते हैं इनके इंट्रोडक्शन की। तो तरंगों का परिचय क्या है? तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है। विक्षोभ मतलब डिस्टरबेंस है। वेव इज अ डिस्टरबेंस। सबसे पहली बात, तरंग उत्पन्न ही कब होती है? तरंग उत्पन्न ही जब होगी जब डिस्टरबेंस होगा, कहीं पे क्षोभ होगा। आंधी आती है ना, उस टाइप से भाई। ठीक है, जो पदार्थ का स्थानांतरण किए बिना ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच, मतलब एक्चुअल में वस्तु नहीं वहां मूव कर रही है, वस्तु यहां से उठ के वहां नहीं जाएगी कि तरंग चलेगी। ठीक है, सिर्फ ऊर्जा ही ट्रेवल कर रही है एक तरह से। ठीक है, जैसे अगर कोई लोहे की छड़ है, मान लो लंबी सी, है ना, उस पर मैं एक पत्थर मारता हूं या एक हथौड़ा मारता हूं, तो उसकी तरंग बनेगी और छड़ के अंतिम जो अंतिम उसका सिरा होगा छड़ का, वहां तक उसमें कंपन जाएगा, वहां तक बेटा वाइब्रेशन जाएगा। ठीक है, तो छड़ तो नहीं उठ के गई है। ठीक है, सिर्फ उसके अंदर एनर्जी फॉर्म हुई है, एक ऊर्जा बनी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है। इसलिए मैंने क्या कहा? तरंग ऊर्जा का एक सतत रूप है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि बनता किसकी वजह से है? जो कि बेटा बनती है डिस्टरबेंस की वजह से, विक्षोभ की वजह से। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बेटा बात समझ में आई भाई? वॉइस कट हो रही है? वॉइस कट हो रही है भाई सबको? जल्दी बताओ। वॉइस वॉइस क्लियर है? नहीं? यहां तक कोई डाउट है? यस या नो? जल्दी बताओ भाई, यहां तक कोई डाउट है? जीत कुमार, ठीक है।
ठीक है बेटा प्रीत, दोबारा बता रहा हूं मैं। तरंग, देखो तरंग ऐसे समझ लो, अपने दैनिक जीवन से तरंग को जोड़ो। ठीक है, जैसे हमारे घर में मान लो कोई लोहे की छड़ है, लोहे की छड़ तो हमें आसपास आराम से दिख जाती है कहीं ना कहीं तो, ठीक है, घर में नहीं है तो बाहर कहीं का मकान बन रहा है वहां दिख जाती है। ठीक है, अब उस लोहे की छड़ पे एक पत्थर मारो तुम, या हथौड़ा मार दो हल्का सा, तो उसमें कंपन जाएगा, तुम दूसरे सिरे पे खड़े हो जाओ। या जैसे छड़ जैसे काटते हैं, जब किसी का घर बनता है तो छड़ काटते हैं, तो उसमें कंपन आता है ना, आप देखते हो कंपन आता है। ठीक है, तो वो वहां पे वस्तु नहीं गई है, ठीक है, वस्तु का विस्थापन नहीं हो रहा, वस्तु आगे नहीं जा रही है, सिर्फ उसके अंदर जो कंपन है वही क्या है, ऊर्जा का रूप है, वही क्या है बेटा, ऊर्जा है, एनर्जी है। ठीक है, तो तरंग क्या है बेटा, तरंग डिस्टरबेंस की वजह से पैदा हुई है, विक्षोभ की वजह से पैदा हुई है ना, जब हमने उस पर हिट किया तभी तो वहां विक्षोभ उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुआ। ठीक है, या जैसे हम बरसात वगैरह में या तालाब वगैरह रहता है ना, उस पर पत्थर डाल देते हैं या यूं करके फेंकते हैं पत्थर, तो पत्थर आगे चला जाता है। ठीक है, तो खैर पत्थर की बात नहीं हो रही, जैसे अगर हम किसी पानी में पत्थर डालते हैं तो एक तरंग उत्पन्न होगी उस पानी के अंदर, पानी के अंदर क्या होगी भैया, एक तरंग उत्पन्न होगी। ठीक है, तो वो तरंग उत्पन्न क्यों हुई, तरंग बेटा उत्पन्न ही विक्षोभ की वजह, डिस्टरबेंस की वजह। बात आई समझ में, को भी नहीं आया था समझ में आ गई भाई बात। ठीक है, अब क्लियर है बेटा प्रीत, अब बेटा क्लियर है, चलो ठीक है बेटा, ठीक है। तो तरंग जैसे कितने प्रकार के, जैसे ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ध्वनि तरंगे हैं, है ना, मैं बोल रहा हूं तो ये ध्वनि तरंग हो गई। ठीक है, ध्वनि तरंगे हमें आंखों से, ठीक है, लेकिन कैसे चलती हूँ अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। जल तरंगे हैं, तो अभी मैंने एग्जाम्पल लिया, है ना, लाइट वेव्स हैं, प्रकाश की तरंगे हैं, भूकंपीय तरंगे हैं, अर्थक्वेक वेव्स, या इसको हम सिस्मिक वेव भी बोलते हैं, है ना, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं ना, इसको हम सिस्मिक वेव्स भी बोलते हैं, भूकंपीय तरंगे भी बोलते हैं। ठीक है भाई, ये सारी चीजें यहाँ देख। अब देखो इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है रिलेटेड टू द वेव्स, तरंगों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द की हम बात कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले आयाम है, फिर है वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, मैं इसको एक अलग पेज पे पहले समझा देता हूं, फिर तुमसे डेफिनेशन पे बात करूंगा। ठीक है, पहले तुम एक बार स्ट्रक्चर में देखो, है ना, जैसे मान लो बेटा ये कोई तरंग है, ऐसे चल रही है, ये मान लो भैया कोई तरंग है। ठीक है, ये तरंग है, वैसे तो ये वाली जो तरंग है, जो तरंग ऐसे बनती है, इस प्रकार से बनती है, उसे हम ट्रांसवर्सल वेव कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसवर्सल वेव कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है उनको। ठीक है, तो खैर उसका टाइप आगे हम पढ़ेंगे, अभी जैसे इस ये तरंग में हम देख, इस तरंग में ये जो ऊपर वाला, जैसे इस लाइन से जो ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला, इस हिस्से को हम शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं सर, को हम बेटा शीर्ष कहते हैं। ठीक है, क्रस्ट कहते हैं क्रस्ट। नीचे वाले हिस्से को गर्त कहते हैं, गर्त कहते हैं या ट्रफ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ट्रफ कहते हैं या फिर गर्त कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सी बात बताई है ना, क्रस्ट कहते हैं या फिर गर्त कहते हैं, ये एक बात हो गई। अब किसी भी क्रस्ट या किसी भी ट्रफ, ये जो ऊंचाई होती है ना बेटा, ये ऊंचाई ये सेम होती है, मतलब मैं सिर्फ इन दोनों की बात नहीं कर रहा, आगे भी जो बनेंगी उनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये ऊंचाई जो है वो सेम होती है। ठीक है, तो ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है, तो ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, को डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, छोटे ए से इसको बेटा डिनोट किया है, पहली बात। अब अगर हम बात करें और भी चीजों की, जैसे बात कर रहा हूं मैं, अब देखो दो क्रस्ट या दो ट्रफ, दो क्रस्ट या फिर दो ट्रफ, है ना, दो शीट्स या दो गर्त जो बिल्कुल आजू बाजू में, बिल्कुल जो आजू बाजू में है, के बीच की जो दूरी है इसे लैम्डा से डिनोट किया जाता है, इसे लैम्डा से, और ये जो ऊंचाई है इसको एम्पलीट्यूड ए से डिनोट किया। अब ये लैम्डा किस चिड़िया का नाम है, ये लैम्डा किस चिड़िया का नाम है, तो लैम्डा बेटा, आपको लैम्डा को हम बेटा वेव लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हम इसको वेव लेंथ कहते हैं, या फिर हम इसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं।
ठीक है, इस लैम्डा को बेटा वेवलेंथ या फिर तरंग दैर्ध्य के नाम से जाना जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? एक बार यस या नो बता दो बेटा, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी बताओ। बताओ भाई, इतनी बात बेटा सबको समझ में आई? यहां तक कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल आराम आराम से। चलो यहां तक क्लियर है? चलो वेरी गुड, ठीक है। अब आते हैं भैया बैक टू द डेफिनेशन, है ना। अब आते हैं हम डेफिनेशन। तो एम्पलीट्यूड या आयाम क्या चीज है, हम हमारे दिमाग में बैठ चुका है भैया, आयाम का मतलब वो ऊंचाई है, ठीक है। तो आयाम का मतलब ऊंचाई है, तो आयाम का एसआई, अब ऊंचाई को हम मीटर में तो नापेंगे, मतलब एक प्रकार की लंबाई है, ठीक है, एक प्रकार की लंबाई ही तो है, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। इसी तरह से तरंग दैर्ध्य का भी एसआई मात्रक मीटर ही होता है। खैर, किसी कण का उस माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। किसी कण का उसकी माध्य स्थिति से, माध्य स्थिति का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये कण है, ये हुआ, ठीक है, ये कोई कण है, यहां से यहां तक पहुंचा, ये माध्य स्थिति है, माध्य स्थिति होती है जो वाली होती है ना। तो अधिकतम ऊंचाई कितनी है ये, इसीलिए इसको हम विस्थापन कह देते हैं। तो एम्पलीट्यूड एक प्रकार का विस्थापन है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड एक प्रकार का बेटा क्या है, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। अब आते हैं बेटा तरंग दैर्ध्य लैम्डा पर। दो लगातार शिखरों, शिखर मतलब शीर्ष को कहते हैं, या गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, इसको वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा से बेटा डिनोट करते हैं, लैम्डा से। और इसका भी जो एसआई मात्रक होता है, इसका भी जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है। क्या होता है सर, मीटर होता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, जैसे तरंग दैर्ध्य का वेग मान लो v है, तो v बराबर एफ लैम्डा होता है। एफ क्या है बेटा, आवृत्ति है, एफ क्या है बेटा, आवृत्ति है। तो यहां सब लिखा है, v का मतलब वेव वेलोसिटी, तरंग का वेग, ठीक है, एफ का मतलब आवृत्ति, और लैम्डा का मतलब तरंग दैर्ध्य, ठीक है। ये तीनों चीजें यहां पे लिखी हुई, ये फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया फॉर्मूला, ठीक है। v बराबर क्या होता है बेटा, एफ लैम्डा होता है। एफ मतलब आवृत्ति और लैम्डा मतलब तो पता ही है, लैम्डा मतलब तरंग दैर्ध्य और v मतलब क्या हुआ, वेग हुआ। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात बेटा समझ में आई? वॉइस की क्या दिक्कत है, वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है क्या? एक बार बताओ भाई, वॉइस में प्रॉब्लम है? सर बीच में कट रही है, ओके, एक मिनट रुक जा, ऐसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, कट रही है। अब बताओ भाई, अब बताओ, वॉइस में अब दिक्कत है? अब कैसी है भाई वॉइस, क्लियर है? ठीक है, आज के मॉक टेस्ट टेक्निकल 35 को, तो वेरी गुड, शाबाश, फुल मजा है। चलो आगे चलते हैं, है ना। तो ये हमने बात करी, अब देखो फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति की जरा बात कर लेते हैं। तो आवृत्ति क्या होती है, एक सेकंड में होने वाले कंपन की संख्या या वाइब्रेशन की संख्या, उसे हम आवृत्ति कहते हैं। अब जरा देखो, कंपन या एक कंपन, है ना, याद रखना, एक कंपन, कभी कंपन लिख देता है, कंपन, या फिर बेटा एक दोलन, या फिर क्या है, एक दोलन, ठीक है। या इसको अगर हम मैं इंग्लिश में लिख, वन वाइब्रेशन, या बेटा वन ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन, इस तरीके से अगर चीजें हम देखें, एक कंपन या एक दोलन, वन वाइब्रेशन या फिर वन ऑसिलेशन, ये एक ही बात है, ठीक है। अब ये होता क्या है, जैसे अगर मैं डायग्राम में बनाऊं, तो बेटा एक शीर्ष, ये शीर्ष हो गया, ठीक है,
और ये गर्त हो गया, एक गर्त, एक शीर्ष और एक गर्त मिलाकर क्या बनाता है, एक कंपन या एक, है ना, वन ट्रफ वन क्रेस्ट मिलकर क्या बनाएगा बेटा, वन ऑसिलेशन का निर्माण करेगा। तो ये जो पूरा है, अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो हम बेटा वन ऑसिलेशन या वन वाइब्रेशन या एक कंपन या एक दोलन, जो तुम्हारी श्रद्धा है वो बोल सकते, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति क्या है, एक सेकंड में दोलनों की संख्या या कंपन की संख्या, उसी को आवृत्ति कहते हैं। मतलब एक सेकंड में जितनी तरह से चीजें बनेंगी, जितने क्रस्ट और ट्रफ एक सेकंड में बनेंगे, उसी को हम क्या कह देंगे बेटा, आवृत्ति कह देंगे। जैसे मैं कहूं, अगर किसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है, इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट। इसका एसआई मात्रक क्या होता है बेटा, हर्ट्ज होता है। किसी चीज की आवृत्ति मान लो 50 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक सेकंड में 50 दोलन हो गए, या ऑसिलेशन बोल दो इंग्लिश में, ऑसिलेशन हो, एक सेकंड में 50 ऑसिलेशन हो गए, ठीक है। 50 ऑसिलेशन हो गया एक सेकंड में, इसी को 50 हर्ट्ज कहेंगे। अब ऑसिलेशन का मतलब तो तुम समझते हो ना, मतलब 50 क्रस्ट बनेगा और 50 ट्रफ बनेगा सिर्फ एक सेकंड के अंदर, उसी को हम क्या कहेंगे, तो हम फ्रीक्वेंसी कह देंगे, आवृत्ति, ठीक है। अब देखो, जैसे इसके फॉर्मूले को हम थोड़ा ड्राइव करते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला होता है F बराबर 1/T, है ना। पहले हम टाइम पीरियड या आवर्त काल को भी समझ, टाइम पीरियड या आवर्त काल क्या है भाई, एक इस चिड़िया का नाम है। एक कंपन को पूरा करने में जो लगा समय है, एक कंपन को पूरा करने में जो समय लगा, उसी को हम आवर्त काल कहते हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। उसी को हम बेटा क्या कहेंगे, उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। उसी को बेटा हम क्या कहेंगे, उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं, या फिर आवर्त काल कहते हैं, ठीक है भाई। उसी को टाइम पीरियड या आवर्त काल कहेंगे, तो ये बात आप समझ लेना। इसको आप ऐसे समझो बेटा, इसको ऐसे समझो, मैंने क्या कहा, आवर्त काल का मतलब कि एक दोलन को पूरा होने में जितना समय लग रहा है, उसे हम आवर्त काल कह रहे हैं। तो मैं कहता हूं, अगर मैं बोलूं, ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तुम्हें, अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं बोलता हूं कि एक दोलन, अगर मैं बोलूं बेटा एक दोलन मान लो टी सेकंड में हो रहा है, मैंने बोला एक दोलन टी सेकंड में हो रहा है, इसी को तो आवर्तकाल कह रहे हैं। एक दोलन को लगा जो समय है, उसे हम आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। या इसको उल्टा बोल देते हैं, क्या लिख देते हैं, ऐसे लिखो, मैंने बोला कि टी सेकंड में एक दोलन, क्या हो रहा भाई, टी सेकंड में एक दोलन या एक ऑसिलेशन, ठीक है। तो एक सेकंड में कितना होगा, एक सेकंड में कितना होगा बेटा, 1/T हो जाएगा कि नहीं। एक सेकंड में कितना कितना ऑसिलेशन या कितने दोलन होंगे, 1/T हो गया, ठीक है, ये आ जाएगा ना। और इसी को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में दोलन होते हैं, उसी को तो आवृत्ति कहते हैं। इसीलिए बेटा आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है वो 1/T, आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बेटा, 1/T होता है। तो इसका एसआई मात्रक अगर मैं निकालूं आवृत्ति का, तो मैं क्या निकालूंगा, एसआई मात्रक इसका सेकंड माइनस, या फिर सेकंड माइनस 1, या फिर कि इस बात को बताया था हर्ट्ज भैया ने, हर्ट्ज HZ से डिनोट कर, ऐसे डिनोट करते। तो ये चीज याद कर लो भाई, दिमाग में बिठा लो अच्छे तरीके से। कोई डाउट है किसी को, किसी को बेटा कोई डाउट है, जल्दी बताओ। कोई डाउट है भाई किसी को, यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है, चलो ठीक है। अब आता है भैया तरंग का वेग। तो तरंग के वेग को क्या कहते हैं, जिस वेग से तरंग माध्यम में आगे बढ़ती है, जिस वेग से तरंग माध्यम में आगे बढ़ती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, तरंग का वेग कहते हैं, ठीक है।
जो भी वेग होगा, तो तरंग के वेग का मैंने फॉर्मूला वैसे पीछे भी डिस्कस किया था, v इज इक्वल एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, है ना। और इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया एफ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/t होता है। एफ की जगह अगर 1/t लिख दूं, मैं क्या लिखूंगा, लैम्डा बाई टी। मैं क्या लिखूंगा, v बराबर लैम्डा बाई टी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो बेटा आप, और ये भी। अब चूंकि है तो वेग ही, तो इसका मात्रक तुम सबको पता है तो वेग है, तो वेग का मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकंड होता है। वेग का मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये चीज है। चलो आगे चलते। अब क्लासिफिकेशन ऑफ वेव की बात हम कर रहे हैं, तरंगों के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। तो तरंगे जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक यांत्रिक तरंगे होती हैं और एक होती हैं बेटा विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक मैकेनिकल वेव्स और एक होती है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं यांत्रिक तरंगों की, मैकेनिकल वेव्स की अगर बेटा बात करूं, तो यांत्रिक तरंगे वह होती हैं जिनको आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है, जो किसी मीडियम में ही आगे बढ़ेंगी। अब माध्यम कितने प्रकार के होते हैं सर, माध्यम तीन प्रकार के होते हैं जी। एक ठोस माध्यम हो सकता है, द्रव्य माध्यम हो सकता है, या फिर गैस माध्यम हो सकता है। सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर बेटा क्या हो सकता है, गैस हो सकता है। यही तो तीन माध्यम है ना। तो जो ऐसी तरंगे जिनको ट्रेवल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़े, उसे हम मैकेनिकल वेव्स या यांत्रिक तरंगे बोलेंगे। और जिनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, उनको हम विद्युत चुंबकीय तरंगे या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगों की। तो यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मैं ये बार बार बोल रहा था। यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए किसकी आवश्यकता है, माध्यम की आवश्यकता है, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता है। तो भाई कौन कौन, जैसे ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगों के चलने, जैसे ध्वनि को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता है ना। तो जो ध्वनि तरंगे हैं वो वो या तो हवा में चलेंगी, या ठोस में चलेंगी, या फिर द्रव में चलेंगी, ठीक है। वाटर, जल तरंगे, तो जल में जो तरंगे बनती है, ऑब्वियस सी बात है, जल में बनने तो जल भी तो एक माध्यम हो गया, ठीक है। भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे भाई, है ना। तो भूकंपीय तरंगे, भूकंप जो हमारे पृथ्वी पर आता है, ठीक है, उसे सिस्मिक वेव्स कहते हैं। ये भी माध्यम में चल रही है, ठीक है। तो जो माध्यम में चलती हैं, अब ये जो तरंगे हैं इनके भी टाइप्स हैं। जैसे जो मैकेनिकल वेव्स हैं, जो बेटा यांत्रिक तरंगे हैं, वो दो प्रकार की होती है। ये तो एग्जाम्पल हो गए यांत्रिक तरंगों के, है ना, मतलब कुछ एग्जाम्पल इसमें जाएंगे, कुछ वाले में ट्रांसवर्स। जैसे अगर मैं बात करूं ध्वनि तरंगों की, तो ध्वनि जो तरंग है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंग जैसे कई बार पूछ भी लेता है, ध्वनि तरंग जो है वो किस प्रकार की तरंग है सर, अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, या फिर इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोल, ठीक है। अगर हम बात करें नीचे वाली दो तरंगों की, वाटर और सिस्मिक की, जल तरंगे और भूकंपीय तरंगे। जल तरंगे और भूकंपीय तरंगे जो है वो ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ठीक है। ये कैसी तरंगे हैं बेटा, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है, मतलब ट्रांसवर्स वेव है। तो यांत्रिक तरंगे जो हैं, तो बेटा यांत्रिक तरंगे हैं, कितने प्रकार की हुई, कितने प्रकार की हुई भाई, दो प्रकार की हुई। बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी बताओ भाई, बात समझ में आई कि नहीं। एप्लीकेशन पर नहीं आया है पीडीएफ, कौन सा नहीं आया भाई, कल वाला, कल वाला नहीं आया पीडीएफ। 15 और 16 दो दिन की अपलोड नहीं हुई है, अच्छा जी, भी बोलता क्लास के बाद बोलता। चलो, और वैसे मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, मेरी ना 28 तारीख को, 28 मई को मैराथन है, हमारे बैच के लिए ही बात है, हमारे बैच के लिए 28 मई मैराथन है, शाम को 4 बजे, एक दो दिन में क्लास, शाम को 4 बजे मैराथन है।
थोड़ा खाना वाना खा पी के आराम से बैठना, है ना, क्योंकि मैं रात के 12 बजे तक रगड़ूंगा भाई तुम्हें, रात के 12 बजे तक रगड़ूंगा, तो थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ बैठना तुम लोग, है ना, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कर पाए एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है भाई, थोड़ा खाना पीना खा के बैठना तुम लोग। ठीक है, चलो आगे चलता हूँ भाई, आगे चलता हूँ। तो ट्रांसवर्स वेव की बात आती है, अनुप्रस्थ तरंगों की बात आती है। तो अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है, जो माध्यम के कण हैं वो तरंग की संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। लंबवत समझते हो तुम लोग? लंबवत मतलब 90 डिग्री ऐसे बना रहा है भाई, इस तरीके से बना रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे भाई? अनुप्रस्थ तरंगे कहेंगे, इस तरीके से। ये है माध्यम के कण ऐसे, तो यहाँ पर 90 डिग्री बना, यहाँ पे 90। तो तरंग की संचरण की दिशा क्या है? ऐसे है। तरंग की संचरण की दिशा क्या क्या है? ऐसे। और कंपन कैसे हो रहा है भैया? ऐसे, ऊपर हो रहा है फिर नीचे हो रहा है, ऊपर तरीके से कंपन हो रहा है ना। लंबवत कंपन करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, या फिर अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंगे जैसे प्रकाश की तरंगे भी इसी तरह से कंपन करती हैं, वैसे जो प्रकाश की तरंगों की चलने की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ प्रकृति होती है, अनुप्रस्थ तरंगों की तरह चलती है। लेकिन प्रकाश की जो तरंगे होती है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे, मतलब उनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बात आई समझ में? मतलब प्रकाश की तरंगे चलती ऐसे हैं, लेकिन माध्यम की आवश्यकता नहीं है उनको चलने के लिए। ठीक है, बिना माध्यम के भी ऐसे चल लेंगी वो आराम से। वेव्स ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग, तनी हुई डोरी की तरंगे, है ना, जैसे तनी हुई डोरी है, पे अगर मैं हल्का सा ऐसे नीचे करूं तो एक तरंग बनेगी उस पे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? ट्रांसवर्स। वाटर सरफेस वेव्स, जल सतह की तरंगे। ठीक है, तो जल की सतह पे जो तरंगे बनती है इस तरह से ऐसे जो बनती है, वो भी हम क्या कह देंगे बेटा? अनुप्रस्थ तरंगे, क्योंकि वो क्रस्ट और ट्रफ बना रही है, शीर्ष और गर्त का निर्माण कर रही है। ठीक है भाई, तो इसी को हम बेटा अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अब ये सोचो, इस तरह का फॉर्मेशन, ऐसे ऐसे लहर मारने वाला फॉर्मेशन, है ना, इस तरह से ऐसे लहर मारने वाला जो फॉर्मेशन है, ऐसा जो बन रहा है, ये क्या गैस में हो सकता है, क्या द्रव में हो सकता है, क्या ठोस हो सकता है? तो तुम कुछ सोच के बताओ, किसमें ऐसा हो सकता है? इस तरह का जो कंपन है वो किस में हो सकता है? ठोस में हो सकता है? यस या नो? जल्दी बताओ। ठोस में हो सकता है भाई? जल्दी बताओ भाई। उसमें तो हो ही सकता है यार। ये यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया? वेव्स ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग, तनी हुई डोरी की तरंगे। डोरी डोरी ठोस नहीं है, ठोस में कंपन नहीं होता। क्या बात कर रहे हो सकता है? द्रव में हो सकता है, द्रव में, द्रव में हो सकता है, द्रव में तो बिल्कुल हो सकता है, पत्थर डालो ऐसे लहर बन जाएगी, बात नहीं है। गैस में हो सकता है? गैस में बताओ, गैस में ऐसे लहर बन सकती है? गैस के कण, गैस के कण क्या होते हैं भाई? दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो यह जो तरंगे हैं वो गैस में नहीं बन सकती। गैस के कण दूर दूर होते हैं, तो इस प्रकार का फॉर्मेशन कैसे बनेगा? तुम भाई हवा खाते हो ना, हवा खाते हो कि नहीं खाते हो? ठीक है, जैसे मान लो हवा चल रही है, छावनी एकदम मध्यम मध्यम सी हवा चल रही है, बारिश के बाद ठंडी ठंडी सी। तो हवा जैसे हमारे शरीर को जब शरीर पर टकराती है, तो जैसे अगर हम हवा के सामने खड़े हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना, एक बार हवा यहाँ लगेगी फिर थोड़ी देर के लिए गायब होकर यहाँ लगेगी, फिर यहाँ लगेगी, फिर यहाँ लगेगी, ऐसा तो नहीं लगती ना। वो पूरा एकदम झोंका सा ही आके पूरा लगता है। ठीक है, तो गैस में बेटा ये तरंगे नहीं, क्योंकि एनर्जी यहां से फिर नीचे जा रही है, यहां तो खाली है ना, यहां तो कुछ है ही नहीं। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो गैस में ये तरंगे नहीं बन सकती, ये तरंगे ठोस बन सकती है, और द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पे बन सकती है। अगर किसी तालाब में ऐसे पत्थर डालोगे तो इस तरह की जो तरंग बनी, ऐसे ऐसे जो तरंग बनी, वो सिर्फ ऊपरी सतह पे बनी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यह तरंगे सिर्फ ठोस में बनेंगी और द्रव के ऊपरी सतह में बनेगी बेटा, लिक्विड के अपर सरफेस में तरंगे फॉर्म होंगी। ठीक है, गैस में यह तरंगे बनती हैं। दिमाग में डाल लो भाई अच्छे तरीके से। ठीक है,
आवाज बिल्कुल क्लियर है यार, आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवाज। अंकित यादव और बच्चे बताओ भाई, आवाज में दिक्कत आ रही है अभी भी? आवाज में दिक्कत है क्या? क्या दिक्कत है भाई आवाज में? कह रहा क्लियर है, कोई कह रहा नहीं है। भैया आपका नेट स्लो होगा, इस वजह से ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है? नेट स्लो होगा, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है? चलो आगे चलते। तो इसकी बेटा करेक्टरिस्टिक्स या अनुप्रस्थ तरंगों की विशेषताएं क्या हैं? तो कण तरंग की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं, ये बात हमने कर ली थी, ठीक है? इसमें शिखर और गर्त बनते हैं, शीर्ष और गर्त, क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं। ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऊर्जा का स्थानांतरण करती है ना? मोस्टली ट्रेवल इन सॉलिड ऑन एंड ऑन लिक्विड सरफेसेस, प्राय ठोसों तथा द्रव की सतह, यही तो मैंने बताया था, प्राय ठोसों या फिर द्रव की सतह पर चलती है, ये गैस में नहीं चलेंगी, ठीक है? तो ये बात याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा यही वाला है, ठीक है? चलो अब हम आते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अनुदैर्ध्य तरंगों पर। अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर कंपन करते हैं, ठीक है? माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में समांतर कंपन करते हैं, ठीक है? तो जैसे तरंग संचरण इस दिशा में हो रही है, इसमें लिखा होगा इमेजेस हिंदी भाई, तो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, ठीक है? तो इस दिशा में तरंग आगे बढ़ रही है, इस दिशा में बेटा जो तरंग है वो आगे बढ़ रही है, मान लो। हाँ, इस दिशा में भाई तरंग आगे बढ़ रही है, ठीक है? अब तो इसके जो कण हैं वो भी इसी दिशा में चल रहे हैं, किसी क्रस्ट या ट्रफ का निर्माण नहीं हो। तो देखो कहीं पर ये कण दूर दूर हो गए, है ना? यहां से यहां तक क्या हो गया, यहां से यहां तक बेटा जो कण थे, कण दूर दूर हो गए, जगह कम है तो मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, दूर हो गए। यहां से यहां तक जो कण थे बेटा वो क्या हो गए, दूर दूर हो गए, ठीक है? थोड़ा दूर दूर हो गए। यहां पे आप देख रहे हो, यहां पर बेटा जो कण थे, यहां पर इस जगह पर, इस जगह पे, यहां नीचे इस जगह पे जो कण है वो पास पास हो गए, कण पास पास। चलो तो यहां कण बेटा क्या हो गए, बेटा दूर दूर हो गए, है ना? दूरियां बढ़ गई, ठीक है? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ठीक है? और यहाँ पे नियर डिस्टेंस, पास पास, ठीक है भाई? अब कण जब दूर दूर हो तो इस वाली रेंज को, मतलब इस वाले पार्ट को, इस वाले भाग को हम रेयर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है? विरलन के नाम से जाना जाता है। और इस वाले भाग को कंप्रेशन कहा जाता है, यहां तो लिखा होगा हिंदी में, तो कंप्रेशन कहते हैं। इस वाले भाग को रेयर फ्रैक्शन कहते हैं, रेयर फ्रैक्शन विरलन के नाम से जाना जाता है ना? जैसे कंप्रेशन वेव इन स्प्रिंग, है ना? साउंड वेव्स इन एयर, वायु में ध्वनि तरंगे, है ना? तो जो ध्वनि तरंगे हैं, तो बेटा ध्वनि तरंगे हैं, या फिर ये चूंकि स्प्रिंग बनाया गया है, स्प्रिंग में जो, अगर हम स्प्रिंग को ऐसे दबाए हैं, छोड़े, ठीक है, तो उसमें जो तरंगे हैं उसको हम बेटा अनुदैर्ध्य तरंगे कहेंगे, वेव कहेंगे, ठीक है? अब जैसे मैं यहां पे बता रहा हूं तुम्हें, कंप्रेशन और विरलन, अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक बाद में पढ़ना, पहले ये देखो, संपीड़न और विरलन, है ना? तो मैंने क्या कहा, जहां पे तरंगे दूर दूर होंगी, ये दूर दूर है ना? जो कण है वो बेटा दूर दूर है, उसे हम बेटा क्या कहेंगे, वो हम विरलन कहेंगे, रेयर फ्रैक्शन, ये रेयर फ्रैक्शन है, ठीक है? मैं यहाँ पे समझाने के लिए आर लिख देता हूं, बड़ा आर, ठीक है? और यहाँ पे सी लिख देता हूं, ठीक है? आर मतलब रेयर फ्रैक्शन, मतलब कंप्रेशन, ठीक है? तो रेयर फ्रैक्शन को हम हिंदी में विरलन कहते हैं। जहां कण दूर दूर होते हैं उसे विरलन कहा जाता है, यही बताया मैंने भाई। जहां कण दूर दूर होंगे उसे हम विरलन कहेंगे, और जहां कण पास पास होंगे उसे हम क्या कहेंगे बेटा, उसे संपीड़न कह देंगे,
उसे हम क्या कह देंगे बेटा, संपीड़न कह देंगे। तो इस तरीके से तरंगे आगे चलती हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, अनुदैर्ध्य तरंग है, वो इस प्रकार से आगे चलती है। अब सोचो इस तरह का फॉर्मेशन है ना, मतलब जैसे पहले दूर था फिर पास आ गया, फिर दूर हुआ फिर पास आ गया, इस तरह का जो फॉर्मेशन है बेटा, इस तरह के जो प्रकृति बनती जा रही है, ठीक है, यह कहां हो सकता है, तुम सोच के बताओ। उसमें हो सकता है या स्प्रिंग का एग्जाम, बात नहीं है ना। मैंने कहा कि ध्वनि तरंगे, ध्वनि तो हवा में चल रही है हमारी अभी, जैसे मैं बोल रहा हूं तो हवा में ही जा रही है ध्वनि, ठीक है। तो ध्वनि ध्वनि बेटा ध्वनि में भी हो सकता है, कोई दिक्कत। जल में हो सकता है, जल को हम ऐसे दबा सकते हैं, द्रव को आराम से ऐसे दबाया जा सकता है, ठीक है। जल के अंदर भी ये चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यह जो तरंगे हैं बेटा, वह तीनों में बनती है, उसमें भी बनती है, द्रव्य में भी बनती है और गैस में भी, ठीक है। ये दिमाग में बिठा लो भाई, यह तरंगे तीनों माध्यम में बनेंगी, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी, ठीक है। जैसे वहां पे क्रस्ट और ट्रफ था, शीर्ष और गर्त था, है ना, ट्रांसवर्स वेव में, इसी तरीके से यहां पर कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन है, संपीड़न विरलन है, ठीक है। जब कण पास पास होंगे तो उसे संपीड़न कहेंगे। अब सोचो अगर कण पास पास है, भैया सब चिपक गए, एकदम से चिपक चिपक के चल रहे, मेला लगा हुआ, मेले में जा रहे हैं, ठीक है, सब चिपक चिपक के चल रहे हैं, ठीक है भाई। तो अगर कण बेटा पास पास हो गए तो घनत्व तो क्या होगा, संपीड़न के अंदर घनत्व तो क्या होगा बेटा, घनत्व तो बढ़ जाएगा। ये सब पास पास आ गए ना भाई, डेंसिटी क्या होगी भाई, डेंसिटी आपकी बढ़ जाएगी। बात आई समझ में। और यहां पर जो डेंसिटी होगी, यहां पर जो घनत्व होगा, वो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ भाई, समझ में आया बेटा, जल्दी बता दो फटाफट, समझ में आ गई भाई चीजें। वॉइस प्रॉब्लम है, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, यस या नो, जल्दी बताओ भाई, यस या नो, जल्दी बताओ। क्लियर है। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। बेटा एक बार मैं क्लास के बाद दोबारा बोल दूंगा, एप्लीकेशन पे पीडीएफ, वो काम ना टेक्निकल टीम का होता है, आप लोग जब हमें बताते हो तभी मुझे पता लगता है कि वो, ठीक है। तो एक बार क्लास के बाद मैं चीजें कर दूंगा। अब हम बात करते हैं बेटा विद्युत चुम्बकीय तरंगों की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ठीक है। हम बात कर रहे हैं बेटा विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, डेफिनेशन में पहले ही बता चुका हूं। यह जो तरंगे होती हैं, जैसे इसमें नाम है विद्युत और चुंबक, ठीक है। इन तरंगों में एक विद्युत क्षेत्र होता है, एक विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, और एक इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है। एक क्या होता है बेटा, एक इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है, दो क्षेत्र इसमें, ठीक है। दो क्षेत्र यहां देखने को मिलेंगे, एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक लंबवत होता है किसके, मैग्नेटिक, लंबवत होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड के, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, और यह दोनों एक दूसरे का सहारा लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ठीक है भाई, ये एक बात याद रखना। विद्युत चुंबकीय तरंगे टोटल 7 प्रकार की होती है, प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है, 7 टाइप्स की होती है। माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे, प्रकाश तरंगे तो विजिबल लाइट में आती है, मतलब वैसे 7 प्रकार की होती है। तो जब मैं आपको एक मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर लूंगा, है ना,
आधुनिक भौतिकी का जब लेक्चर लूंगा तो वहां पे विद्युत पार्ट रखूंगा। वैसे बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आप में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक अलग पार्ट हम रखेंगे आपके लिए। ठीक है भाई, बात आई समझ में? ठीक है, तो ये 7 प्रकार की होती है विद्युत चुम्बकीय। चलो आगे चलते। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? यह अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। अनुप्रस्थ प्रकृति मतलब ट्रांसवर्स इन नेचर क्यों बोला गया भाई? ट्रांसवर्स इन नेचर, क्रस्ट और ट्रफ बनता है, शीर्ष और गर्त इसमें बनता है। इसमें भी भैया शीर्ष और गर्त बनता है, इस वजह से वो कहा जाता है अनुप्रस्थ। तो सातों की सात जो चलती हैं वो शीर्ष और गर्त बना के चलती हैं, लेकिन उनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इस बात को ऐसे समझो, है ना? उनको चलने के लिए बेटा किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अब कई बार बच्चा मेरे से पूछता है, सर प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में और एक ऑप्शन में लिखा है ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंग, और एक में लिखा है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, दो ऑप्शन है, अब एक चूज करना उसमें से। तो आप बेटा विद्युत चुम्बकीय क्या चूज करोगे भैया? विद्युत चुम्बकीय तरंगों पे आप टिक मारोगे। ठीक है भाई, ये बात याद रखना। मतलब चलने की प्रकृति वैसी है लेकिन है नहीं, है तो विद्युत चुंबकीय ही तरंग। ठीक है, यह निर्वात में भी चल सकती है, और ये जितनी भी तरंगे हैं प्रकाश के वेग से ही चलती है। और प्रकाश का वेग क्या होता है भाई, एक बार कमेंट करना। प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग कितना होता है? इंटू 10⁸ पर सेकेंड। प्रकाश का वेग कितना होता है भाई? 3 इंटू 10⁸ पर सेकेंड, ये प्रकाश का वेग होता है। ठीक है, अब और भी तरंगे हैं, जैसे एक है प्रगतिशील तरंगे। प्रगतिशील तरंगे क्या है? प्रगतिशील जो प्रगति ही कर रही है, मतलब जो लगातार चले ही जा रही है, मतलब जो तरंग लगातार ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाती हैं, उन्हें हम प्रगतिशील तरंगे कहते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं बेटा? प्रगतिशील तरंगे कहते हैं। जैसे मान लो कोई वाईफाई की केबल है, तार है ना, उसमें जो तरंग आएगी, जो भी नेटवर्क की जो तरंग आ रही है वो प्रगतिशील, वो लगातार आ रही है। या फिर जैसे हमारे फोन में जो नेटवर्क आ रहे हैं, जो नेटवर्क आ रहे हैं ये भी किसी तरंग के माध्यम से आ रहे हैं। हमारे फोन में बेटा जो नेटवर्क आ रहे हैं ये भी किसी तरंग के माध्यम से आ रहे हैं। ठीक है, तो यह जो तरंग होगी वो कैसी होगी? प्रगतिशील, लगातार ऊर्जा को एक जगह से स्थानांतरित। इन तरंगों को हम क्या कहते हैं बेटा? प्रगतिशील तरंगे कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। तो ऊर्जा का सतत स्थानांतरण होता है, मतलब लगातार होता है। एनर्जी टेक्स प्लेस कॉन्टिन्यूअसली, लगातार होता है। सभी कण समान आवृत्ति में कंपन करते हैं, मतलब सबका जो कंपन करने की दर है वो समान होती है। ठीक है, कणों का स्थायी विस्थापन नहीं होता। यहां पर क्या है? कणों का जो है स्थायी विस्थापन नहीं होता, ये बात भी याद रखना। ठीक है, तो वैसे तो तरंग में होता ही है कि कण कण जो है वो विस्थापित नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं स्थिर तरंगे, स्टेशनरी। हम नाम में ही स्थिर है तो ऑब्वियस सी बात है रुक। तो कैसे यहां पे चीजें होती हैं बेटा? समान आवृत्ति और आयाम वाली, याद रखना, समान आवृत्ति और आयाम वाली विपरीत दिशा में चलने वाली दो तरंगों के अध्यारोपण से, अध्यारोपण मतलब मिलने से कौन सी तरंगे बनती है बेटा? स्थिर तरंगे बनती है। ऐसे समझो, ऐसे मान लो इधर से एक बंदा आ रहा है, 50 किलोमीटर घंटा से 100 कर देते हैं, है ना? गाँव में निकलते हैं ना, स्प्लेंडर पे बैठ के 2-3, ठीक है, हम ऐसे बाइक को लहराते हुए, तो भाई 100 किलोमीटर प्रति घंटे से आ रहा है ना? सबके गांव में होते हैं स्प्लेंडर, ऑल फेवरेट बाइक। तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा से इधर से भी आ रहा है एक बंदा, ठीक इधर से। ठीक है, अब मान लो दोनों टकरा जाए, है ना? दोनों मान लो टकरा जाए, दोनों समान वजन के हैं, सब कुछ समान है इनका, बाइक का मॉडल भी समान है। ठीक है, बाइक है भैया दोनों की। अब दोनों अगर टकरा जाएं, ठीक है, मामला तो गड़बड़ हो जाएगा, तुम्हें पता है। तो ये कहाँ जाएंगे? दोनों की ऊर्जा इसमें इसमें घुस जाएगी, इसकी ऊर्जा इसमें घुस जाएगी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे या रुक जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तब ऐसे तो छिटक जाएंगे, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं छिटकेंगे, अपना रुक जाएंगे वहीं, बढ़िया मस्त हो जाएगा। ठीक है, तो
अब यही चीज अगर सोचो तरंग में हो जाए, यही चीज बेटा सोचो तरंग में हो जाए, तरंग है, ठीक है। अब तरंग की समान आवृत्ति और आयाम भी समान हो, ठीक है। एक तरंग ऐसी है, ये वाली तरंग है, ये तरंग, ठीक है। एक तरंग ऐसी है, ये ऊपर गई थी तो पहले नीचे, ऐसे है मान लो, ठीक है। अब ये दोनों तरंगे अगर जुड़ जाएं, यह तरंग इससे अगर जुड़ जाए, क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई? ऊपर वाली बना दी सर, और ये नीचे वाली बना दी, इस तरीके से। तो दोनों की एनर्जी आपस में क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी, और ये सीधी रेखा बन जाएगी, जो फाइनल बनेगी ना, ये सीधी रेखा बन जाएगी। इसी को स्टेशनरी वेव कहते हैं, रुकी हुई तरंगे, इसलिए यहां पर रुकी तरंगे बनती हैं। अगर इनका आयाम और आवृत्ति सेम हो तो ही बनेगी ये चीज, अगर बेटा आयाम और आवृत्ति सेम हो तभी ये बनेगी। तो कई बार क्वेश्चन आता है जो स्टेशनरी वेग है, वेव्स हैं या स्थिर तरंगे हैं, वो कैसे बनती हैं? वो दो तरंगों के अध्यारोपण से बनती हैं। अब वो दोनों तरंगे कैसे होनी चाहिए भाई? उन दोनों तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए और दोनों तरंगों का आयाम समान होना चाहिए, है ना। ये जो ऊंचाई है, ये जो बेटा ऊंचाई है, जैसे अगर इसकी ऊंचाई मान लो ए है, आयाम ए है, इसका भी सेम ही होना चाहिए भाई, ठीक है। इसकी इसकी आवृत्ति मान लो अगर 50 हर्ट्ज है, मतलब एक सेकंड में अगर ये 50 दोलन, 50 वाइब्रेशन करती है, तो ये भी एक सेकंड में 50 दोलन या 50 वाइब्रेशन, ठीक है। जब ये अलग अलग, जैसे इनको हम फिजिक्स की भाषा में थोड़ा टेक्निकल और टेक्निकल जाऊं तो इनको हम फेज कहते हैं। तो जब दो समान आवृत्ति तथा आयाम, दो समान आवृत्ति और दो समान आयाम वाली तरंगें अलग अलग फेज में, जैसे ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है, अलग अलग फेज में जब टकराती है एक दूसरे से, तो वहां पर स्थिर तरंगें बनती हैं, स्टेशनरी वेव्स बनती हैं, ठीक है। बात आई समझ में? बात बेटा समझ में आई कि नहीं? यस या नो? जल्दी बताओ, इतनी बात बेटा सबको समझ में आई? ठीक है। तो अब देखो, स्टेशनरी वेव में दो शब्द हैं, एक एक होता नोड और एक होता एंड, मतलब नोड और इसको प्रति नोड कहते हैं। वह बिंदु जहां विस्थापन सदैव शून्य होता है, तो कौन सा बिंदु होगा सर? वो कौन सा बिंदु होगा जहां विस्थापन को हम क्या कहते हैं? इसको नोड कहते हैं, तो हम नोड, एंटी नोड कहते हैं। वह बिंदु जहां विस्थापन अधिकतम होता है, सबसे अधिक होता है, तो हम क्या कहते हैं बेटा? उसको प्रति नोड कहते हैं, तो हम प्रति नोड, एंटी नोड पर विस्थापन अधिकतम होगा, विस्थापन अधिकतम होगा, हम क्या है, और नोड में जो विस्थापन है कम होता है। यहाँ पे जो विस्थापन है बेटा कैसा होता है? वो कम होता है, और यहाँ पे विस्थापन अधिकतम होता है, ठीक है। एक चीज, अब यहाँ पे देखो, ये जो चीज, ये जो बिंदु है बेटा, ये वाले बिंदु, ये जो भैया बिंदु हमारे, ये जो बिंदु, इन बिंदुओं को हम क्या कह देंगे? बिंदुओं को नोड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तो हम नोड कहते हैं, ठीक है। और ये वाले जो बिंदु, यहाँ पे विस्थापन सब कर्व है ऐसा बिल्कुल, यहाँ विस्थापन जो है सबसे तेज होता है, तो हम एंटी नोड कहते हैं या प्रति नोड, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम बेटा? तो हम प्रति नोड कहते हैं, या फिर एंटी नोड के नाम से इसको जाना जाता है। ये बात आई समझ में? इतनी बात बेटा सबको समझ में आई? यस या नो? यस या नो भाई? इतनी बात बेटा सबको समझ में आ गई? कोई डाउट है यहां तक? तो डाउट है?
हाँ, नॉइस कैंसिलेशन में होता है भाई, नॉइस कैंसिलेशन में होता है, बिल्कुल सही। कोई डाउट है भाई यहां तक? यहां तक बेटा कोई डाउट है किसी को? यस या नो, जल्दी बताओ। यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, चलो। तो आज के सेशन में इतना ही। और आज जैसे इसमें तरंग वाला पार्ट हुआ, ध्वनि वाला पार्ट नहीं हो पाया है। ठीक है, तो कल मैं ध्वनि वाला लेक्चर रखता हूँ, है ना। कल ध्वनि क्लास हम रखेंगे आपके लिए। ठीक है, और कल ध्वनि पढ़ते हैं कल की क्लास में। बाकी इस वाले पार्ट का जो होमवर्क वाला पार्ट है, क्वेश्चन वाला पार्ट है, मैं अपलोड करा दूंगा। क्वेश्चन और रिपीट तो नहीं हुई है, वो भी मैं क्लास के बाद। ठीक है, वो अपलोड हो जाएंगी सारी। के बाद जो ध्वनि वाला पार्ट है, कल वाला पार्ट, को हम खत्म करने के बाद हम एक साथ ही सारे प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी, वेव्स की भी और ध्वनि की भी, मतलब साउंड की भी, दोनों चैप्टर की कल एक साथ ही हम यहाँ पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलो। क्योंकि अभी दूसरी क्लास का टाइमिंग हो रहा है ना तुम्हारा, हमारा भाई दूसरी क्लास का टाइमिंग है ना। 1 मिनट। ठीक है बेटा, क्लास का टाइमिंग होता है ना 8 बजे आपके। तो आज के लिए इतना ही। बाकी कल कवर करेंगे हम चीज़ों को, और कल चीज़ों को और अच्छे से। कल ध्वनि वाला पार्ट कराऊंगा, आज जैसे तरंग वाला भाग सारा हो गया, कल ध्वनि वाले भाग पे हम। ठीक है, तो चलो भाई, कल के सेशन में मिलते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही। तब बाय एंड साथियों, मिलते हैं भाई कल के।